लेते हैं। ओके, सो बच्चे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट this topic, that is, different topics are there, relative atomic masses are there. Already these topics you have done in your 9th class also, but we are revising it now. So what is the meaning of relative atomic mass? ठीक है बच्चे, एक तो होता है टर्म एटॉमिक मास, है ना। अनु, यू नो एटॉमिक मास तो सबको पता होगा। कुणाल बताइए जरा, द मास ऑफ एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है किसी भी एलिमेंट के लिए? ऑब्वियसली एनी एलिमेंट इज देयर, किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को, द मास possessed by one atom of a particular element will be called atomic mass। लेकिन यहाँ रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी है ये। रिलेटिव का मतलब वैसे बहुत इजी इन द सेंस है कि रिलेटिव का मतलब होता है व्हेनेवर वी आर कंपेयरिंग सम वन क्वांटिटी विद अनदर क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ पर हम बच्चे एटॉमिक मास को अगर कंपेयर करते हैं, आप किससे कंपेयर करेंगे? तो देखो, जब आपने एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन पढ़ी होगी, नीचे आएगी, ये भी 9th क्लास का टॉपिक था, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, एक बार डिस्कस करेंगे इसको। तो जब हम किसी भी एलिमेंट के मास को अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटॉमिक मास से कंपेयर कर लें, तो हम उसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे अब सपोज करो, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ देखो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि अगर मान लो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है आपको, लेट से किसी भी एलिमेंट का, और अगर आप उसको हाइड्रोजन के एटम्स के मास के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, रिलेटिव निकाल के देखें, तो उसको हम बोल देंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के कंपैरेटिवली निकाल सकते हैं, लेकिन हमने जो अपना स्टैंडर्ड एक माना है वो है बेसिकली हमारा, पहले तो देखो हाइड्रोजन एटम्स के यहाँ अकॉर्डिंग दिया हुआ है, लेकिन 1961 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने क्या माना था, किसी भी एलिमेंट का आप जो मास है वो एक कार्बन के C12 एटम के मास के कंपैरेटिवली निकालते हैं, ठीक है। तो उसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोला जाता है, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है? पहले तो मास ऑफ वन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट जिसको आप कंसीडर कर रहे हो उसके एलिमेंट के एटम का मास ऊपर होगा, डिवाइड किससे करेंगे? जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं उनके मास से, ठीक है। हाइड्रोजन के एक एटम से मास से पहले यूज किया जाता था ये वाला तरीका, हाइड्रोजन का यूज कंपेयर करते थे। या फिर आप जैसे मान लो, अगर आप ऑक्सीजन के टर्म्स में निकाल रहे हो, तो ऑक्सीजन का होता है आपको पता है 16, तो 1/16 ऑफ मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और बाद में फिर ये चेंज हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट चेंज होके उसको अब हम आज की डेट में बोलते हैं, 1961 से ये चेंज हो चुका है, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं उसको, ठीक है। रिलेटिव का मतलब को नाम समझ में आ रहा है कि कभी भी किसी भी एलिमेंट के मास को, एटॉमिक मास को अगर आप किसी दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में निकालते हो, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। ठीक है बच्चे, अंडरस्टूड है नहीं? तो हाँ, अब स्टैंडर्डाइज कैसे किया उसको, कि अगर मान लो, पहले तो आप किसी भी कंपैरेटिव में निकाल सकते हो, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट एक डेफिनेशन आ गई थी, एटॉमिक मास यूनिट AMU बोलते हैं, 1961 में इंटरनेशनल यूनिट जो मानी गई। तो उसमें हमने क्या किया, हमने एटॉमिक मास यूनिट को एक यूनिट बना दिया, और बेसिकली ये क्या थी, किसी भी एटम के मास के, एटॉमिक मास को या मोलर मास को निकालने के लिए हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर यूनिट बना ली। जैसे मास को वैसे हम केजी में मेजर करेंगे, है ना, मास को केजी में मेजर करेंगे, लेकिन पारस आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो बहुत छोटा होता है। देखो कितनी छोटी क्वांटिटी आती है, 10⁻⁻27 -24, इस तरह की कोई वैल्यू आएगी। और आपको पता है कि 10⁻24 केजी, या ये जो है 10⁻27 केजी या -30 केजी बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, कोई और यूनिट हमें माननी चाहिए थी, तो उसी के लिए ये एटॉमिक मास यूनिट को अपनाया गया, ठीक है, यूटिलाइज किया गया। तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। जो C12 आइसोटोप होता है कार्बन का, कार्बन के देखो बेसिकली आइसोटॉप्स हैं, जैसे यहाँ पर C12 होता है एक, और एक है C14, दो आइसोटॉप होते हैं। आइसोटॉप पता है अनूप आपको? दोज एटम्स ऑफ ए, है ना, बिलोंगिंग टू सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग एटम्स हो सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली सेम होगा, बट मास नंबर अलग अलग होगा। अनूप इज नॉट देयर, क्या हुआ उसको? अनूप को क्या हो गया, नेटवर्क इशू है क्या?
ओके, कुणाल, पारस आपको वॉइस आ रही? कुणाल भी बोल रहा हाँ हाँ, ज्वाइन हो रहा है। ठीक है बच्चे, समझ में आया एटॉमिक मास यूनिट क्या बताया मैंने? एटॉमिक मास यूनिट बच्चे क्लियर हुआ? फिर एक बार और बता दो। कुणाल, आर यू एबल टू हियर मी? अच्छा, ठीक है। तो बच्चे एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे थे। एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली एक यूनिट थी जिससे हम क्या करें, किसी भी एटॉमिक एलिमेंट के एटॉमिक मास को मेजर कर सके। अब आपको पता है कि केजी तो बहुत छोटी यूनिट है, 10⁻⁻27 की रेंज में होता है किसी भी एटम का मास, लगभग 27 - 27 - 30 केजी इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो इतनी छोटी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें कोई अलग से एक यूनिट चाहिए थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक 1961 में डिफाइन किया गया कि इसको हम एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है बना देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या है, हमने एक यूनिट बनाई एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी जिसकी डेफिनेशन क्या थी कि ये एटॉमिक मास यूनिट हम किसको बोलेंगे, जो कार्बन 12 आइसोटॉप होगा। कार्बन के मैं बता रहा था आपको दो आइसोटॉप होते हैं, C12 और C14। ठीक है, अब ये आइसोटॉप क्या होते हैं बच्चे? आइसोटॉप्स की डिस्कवरी भी आपको पता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हुई। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेकंड चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ये। ठीक है, कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस वाले पॉइंट्स में आएगा, है ना कुणाल? के डाल्टन ने कहा था कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सबका जो मोलर मास है, सबकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, अब वॉइस आ रही है बच्चे सबको क्लियर? वॉइस का इशू नहीं, वॉइस का इशू तो नहीं है, बताओ जल्दी। नो सर। ठीक है, अनूप मेरी वॉइस आ रही है? C12 और C14। यस सर, आ रही है। अच्छा ठीक है, तो कार्बन के बच्चे दो आइसोटॉप होते हैं, C14 और C12। अब जो ये 14 वाला होता है ना कुणाल, ये तो होता है बच्चे रेडियो एक्टिव। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पारस भी यहाँ पर जितने भी बच्चे तीनों ध्यान से सुनो कि जब भी हम आइसोटॉप्स की बात करते हैं, एक बात आपको याद रखनी है कि हर एक एलिमेंट के दो कम से कम आइसोटॉप देखे गए हैं। ऐसा नेचर में देखा गया है, हर एक एलिमेंट के कम से कम दो आइसोटॉप पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के आपको पता है दो हैं, नोबल गैसेस के नहीं होते हैं, बट जनरली जितने मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं देखा गया उनके जरूर आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे कार्बन के आपको मैंने दो बताए हैं, और उसमें जनरली क्या होता है, जो सबसे ज्यादा मास वाला होता है, जैसे हाइड्रोजन में आपको पता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होते हैं, है ना? H11 कुणाल, H12 और H13। अब आपको अगर क्वेश्चन कभी भी आता है, हाँ कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आइसोटॉप के ऊपर बेस्ड अनएक्सपेक्टेडली कि कौन सा इसमें से रेडियो एक्टिव होगा आइसोटॉप, तो एक जनरल सा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, जो सबसे ज्यादा मास का होता है ना, ज्यादातर यही नोटिस किया गया है, जो सबसे हैवियर आइसोटॉप होता है। ठीक है, हैवियर का मतलब द आइसोटॉप हैविंग द हाईएस्ट और लार्जेस्ट एटॉमिक मास। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन के तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा है रेडियो एक्टिव? ऑब्वियसली H13 ट्रिटियम ठीक है। होता है। हाँ, लेकिन इसमें वैसे तो दोनों ही होते हैं, ड्यूटेरियम भी रेडियो एक्टिव होता है, ये वाला H12 और H13 दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन एक जनरल सी बात बता रहा हूँ कि जितना जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है रेडियो एक्टिविटी बढ़ती जाती है। ये चीज एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, आइसोटॉप्स में कभी भी क्वेश्चन आता है। तो जैसे कार्बन में C12 होता है और C14 होता है। अच्छा अनूप, एक बात ध्यान रखें, रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है? पारस आपको पता है? रेडियो एक्टिव से मतलब तो समझते हो ना, समथिंग दैट कैन नॉट बी फाइंड इजिली। मतलब रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है? जो नॉर्मली नेचर में नहीं फाइंड आउट होता है, बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा। मतलब वो इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है, दैट विल एमिट इट्स एनर्जी, मतलब वो एक तरीके से अपने आप को डिकम्पोज कर देगा, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। ठीक है पारस, इट विल नेवर बी फाउंड इन फ्री स्टेट। ओब्वियसली ये कहीं ना कहीं क्या होगा, अपने आप को दूसरे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे यूरेनियम होता है रेडियो एक्टिव, आपको पता है रेडियम होता है। ठीक है, जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं 92 से ऊपर जो होते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, उसमें रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो C12 आइसोटोप होगा, कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, C12 की बात करेंगे जो नॉर्मली हमें मिलता है। उस आइसोटोप के जो मास होगा, जो भी इसका मास होगा, उसको हमने बाय डिफॉल्ट उसको अगर 12 से डिवाइड करें, जो इसका C12 आइसोटॉप का जो मास होगा उसको अगर 1/12 करें उसका,
तो हमें एटॉमिक मास यूनिट मिल जाती है वैल्यू, ठीक है। मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 इनटू मास ऑफ 1 सुटेबल आइसोटोप। और लगभग ये कितनी वैल्यू आती है ये भी आपको याद रखनी है, क्लियर कर देता हूं मैं। लगभग इसकी वैल्यू कभी पूछी जाए, हो सकता है 1 मार्क्स में आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ सकती है बच्चे। 1 पॉइंट, क्योंकि जनरली बच्चे इसको इतना ध्यान नहीं रखते, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, नोट कर लो। 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg है ये वैल्यू जो है एटॉमिक मास यूनिट की होती है, ठीक है। यानी C12 का आइसोटॉप का जो मास होता है उसको अगर 12 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में बच्चे जो एटॉमिक मास दिए हुए हैं, अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे एटॉमिक मास की, जैसे हाइड्रोजन का आपको पता है 1.08 होता है, ठीक है, और हीलियम का हो गया लगभग 4। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो पॉइंट्स में भी आती है ना। पारस वॉइस क्लियर है ना मेरी? हाइड्रोजन का 1.08, हीलियम का आपका 4 पॉइंट समथिंग कुछ है, ठीक है, कार्बन का 12 हो गया। तो ये सब वैल्यू आई कहाँ से है? तो एक्चुअल में बच्चे आपको मैं बता देता हूँ, ये जो हमने जितनी भी वैल्यू निकाली है, जितनी भी पीरियोडिक टेबल में, जो स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज यूज करते हैं, उसमें जो भी आपको एटॉमिक मास दिखता है एलिमेंट्स का, बेसिकली वो एटॉमिक मास यूनिट से कंपैरेटिवली निकाला गया है। मतलब उन सभी वैल्यू को क्या किया गया है, ठीक है, इस नंबर से डिवाइड करके रिलेटिव एटॉमिक मास की फॉर्म में निकाला गया है। जो देखो नीचे भी दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ये यहाँ पर है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये रहा। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मैंने बताया था आपको, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, उस एलिमेंट का, देखो ये जो है हमने मेजर किया, मान लो जैसे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हमने मेजर किया, और उसको अगर हम 1 AMU से डिवाइड कर दे, 1 AMU का मतलब क्या है? ओब्वियसली 1 इंटू 12 इंटू मास ऑफ 112 आइसोटॉप। उसकी वैल्यू भी आपको बताई थी, कितनी थी अभी बच्चे? देखिए आपने 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है कुणाल, याद रखना है बच्चे, भूलना नहीं है। 1.66 इंटू 10⁻27 kg, है ना। ये वैल्यू भी है आपके पास 1 AMU की वैल्यू, केजी के टर्म्स में आपको पता होना चाहिए, -27 है यहाँ पर, ठीक है। ये कभी इंपॉर्टेंट हो सकता है जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे, तो कैसे निकालना है? तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालना है बच्चे? ये फॉर्मूला है इसका, मास ऑफ वन एटम, किसी भी एलिमेंट के लिए जिसके लिए आप निकाल रहे हो उसका मास ऊपर रख दो, उसको डिवाइड कर दो 1 AMU से, ठीक है। अगर आप 1 AMU से डिवाइड कर दोगे, या 1 AMU की जगह ये भी लिख सकते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 आइसोटॉप। कुणाल समझ में आया? ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एटॉमिक मास को बस क्या कर दो, 1 AMU की वैल्यू से डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐसे ही आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। देखो जब हम एलिमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा कुणाल, दैट विल बी कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। और जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का आपसे एक पूछा जाए, एक तो हो गया, चलो आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, नॉर्मली निकालते हो जो वैल्यू करके, वो हो गया। एक आपसे पूछा जाए नहीं नहीं, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालो या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालो कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसको आपको क्या करना है, बस 1 AMU से इसको डिवाइड कर देना। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी है, बस 1 AMU से डिवाइड कर दो। 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो आपकी जो भी वैल्यू निकल के आएगी, दैट विल बी पर्टिकुलरली कॉल्ड, उसको बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है ज्यादा, बट ये हाँ कंसेप्चुअल चीजें याद करनी जरूरी है, ठीक है। अनुप समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ बेसिक में क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज है, ठीक है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आजकल पूछ भी सकते हैं कई एग्जाम्स में, जैसे एनडीए में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। चलो, बेसिक चीजें बहुत क्लियर होनी जरूरी है। मोल की बात करते हैं। मोल मोल तो बच्चे आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ये और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मोल की डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। कुणाल क्या होता है मोल? द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स, एंटिटीज, मतलब पार्टिकल्स बोल सकते हैं उसमें। पार्टिकल्स में अपने 3 तरह के पार्टिकल मैंने आपको बता रखे हैं। एटम्स होते हैं बच्चे, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जो यहाँ पर अदर लिखा है, बेसिकली ये अदर्स नहीं, आयंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। पारस क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं, ठीक है।
अच्छा अब देखो जरा इंटरेस्टिंग बात देखो, अगर आप किसी एलिमेंट की बात करोगे तो ऑब्वियसली वो एटम्स की बात कर रहे होंगे, है ना, मोनो एटॉमिक है जैसे मान लो, तो एटम्स की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मतलब किसी कंपाउंड की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। और अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आयंस होते हैं। किसी भी आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, केटायंस और एनायंस होते हैं, 10th क्लास में तुमने पढ़ा भी है, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है, केटायंस और एनायंस होते हैं। जैसे किसी आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डालते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है केटायंस और एनायंस में। ठीक है कुणाल, तो मोल की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है, किसी भी सब्सटेंस की, कोई भी सब्सटेंस हो सकती है, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है अनु, किसी भी सब्सटेंस में, यूनिवर्स में कोई भी मैटर हो सकता है, उसका अगर आपने इतनी क्वांटिटी ली है उसके अंदर, जिसमें एग्जैक्टली कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, जरा नोट करिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कितने होते हैं, number of particles is always equal to Avogadro number 6.022 into 10 की पावर 23 एंटिटीज होनी चाहिए उसमें। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा डेफिनेशन में देखो क्या किया गया है, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स, मैंने बताया एग्जैक्टली कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके अंदर होंगे, जो C12 का आइसोटॉप होता है ना, उसके 12 ग्राम के अंदर। देखो बच्चों, ये भी तो बोल सकते हैं आप कि जो कार्बन C12 आइसोटॉप है उसके 12 ग्राम के अंदर, ठीक है, 12 ग्राम के अंदर एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वही होते हैं मोल की वैल्यू, मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और उसके अंदर कितना देखा गया, इसकी वैल्यू बच्चे पहली बार जो बताई थी, आपको याद रखना है एवोगैड्रो का नाम इसलिए आता है इसमें क्योंकि एवोगैड्रो वाज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड दिस कि कार्बन 12 के आइसोटॉप के अंदर, ठीक है, कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है कुणाल, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 की पावर 23। तो ये एवोगैड्रो नंबर इसलिए पड़ा है बिकॉज ही टोल्ड दिस कि यस, इस आइसोटॉप के 12 ग्राम के अंदर अगर देखेंगे तो इतने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, यहां तक इजी है बिल्कुल। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया यहां तक, जल्दी बताइए। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, ये ग्राम एटम्स क्या होता है। देखो यहां तक तो ठीक है, मोल वाला कॉन्सेप्ट आपको सब समझ में आता है, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है। एक यहाँ पर बच्चे ध्यान देने वाली बात है कि जब हम 1 मोल ऑफ एटम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट की, अगर एक एटम, मतलब 1 मोल ऑफ एटम, उस एलिमेंट का अगर एक एटम का मोल अगर आप लेते हो तो उसको आप उसको 1 ग्राम एटम बोल सकते हो। जैसे मान लो कोई भी एक एलिमेंट लो, मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, तो मैं अगर 1 मोल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली उसका जो 1 मोल एटम है उसको मैं बोल सकता हूँ 1 ग्राम एटम। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं किसी आयंस की बात करूंगा, अगर मैं आयंस का 1 मोल लूंगा, मैंने बताया था मोल तो हम किसी का भी ले सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं उसमें, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। देखो ये टर्म है बस, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें बस समझ लेना है कि ग्राम एटम्स, ग्राम आयंस या ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं फिलहाल। ठीक है, बात आ रही है समझ में बच्चे, ग्राम एटम, ग्राम आयन और ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है। जब आप किसी भी सब्सटेंस के, जैसे मान लो अगर एलिमेंट ले रहे हो तो एलिमेंट के एटम्स की बात करोगे, तो 1 मोल अगर आप एटम लेते हो किसी एलिमेंट के तो उसको आप क्या बोलोगे, उसका नाम, दूसरा नाम क्या होगा, ग्राम एटम बोल देंगे उसको। ठीक है, ऐसी अगर आयंस के 1 मोल होंगे तो उसको आप क्या बोल दोगे, 1 ग्राम आयन। ऐसे अगर मॉलिक्यूल के 1 मोल होगा तो उसको आप बोल सकते हो ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये 3 टर्म्स जो है हम बोलते हैं, और ये अलग अलग जगह यूज होंगे। अगर आप किसी एलिमेंट के लिए बोल रहे हो तो ग्राम एटम्स बोल देंगे, ठीक है, 1 मोल के, अगर उसमें 1 मोल एटम्स की बात कर रहे हो। अगर आयंस की बात करोगे तो ग्राम आयन हो गया, और मॉलिक्यूल की बात करेंगे ग्राम आयन है। इसका कोई ज्यादा वो नहीं है, आपको बस वर्ड वर्ड आपको याद रखना है क्या होता है। ठीक है, चलो अब आप आगे देखते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है बच्चे, तो उसमें क्या होता है 1 ग्राम एटम्स ऐसे करके दिया होगा, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा अभी। क्वेश्चन जैसे ही ऐसे आ जाएगा, व्हाट आर द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन, सपोज करो 3.5 मोल ऑफ किसी भी एलिमेंट का यहाँ पर नाम दिया होगा, अब अचानक से बच्चों के सामने आ जाता है तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन होता है 3.5 मोल ऑफ, मान लो नाइट्रोजन गैस, ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ लेगा बताओ कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स होंगे नाइट्रोजन के, बताओ कुणाल कितने होंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 3.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस।
बता सकते हो? हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स आर देयर? अरे 3.5 मोल है तो कितने होंगे? अगर 3.5 मोल है, 1 मोल है तो 1 मोल के अकॉर्डिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो अगर 3.5 मोल है तो कितना हो जाएगा कुणाल, कितना हो जाएगा? 3.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है? बोलो। ओके सर, यस सर, यस। या बताऊं, दोबारा बताऊं? बताओ। देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मैं चलो करा देता हूं आपको एक बार, इसके ऊपर बेस्ड, पता नहीं नीचे दिया नहीं दिया है। जैसे ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं प्रैक्टिस पेपर दूंगा तो उसमें आपको मिलेंगे। उसमें क्या होगा, यहाँ पर ऐसे दिया होगा एक क्वेश्चन, यहाँ पर शॉर्ट में बस आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए साथ के साथ बता रहा हूँ, इसलिए बता देता हूँ। जैसे आपको ये पूछेगा, व्हाट आर द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, थोड़ा ज्यादा ही हो गया, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है, इन, मान लो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से देखना, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, खाली हाइड्रोजन दिया है, ऐसे करके दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बताने हैं। तो क्या करना है, अब देखो कुणाल, इसमें बच्चे ऊपर, अब अगर आपने इसको समझ लिया है कंसेप्ट को, तो हाँ आपको ये पता है कि भाई अगर हाइड्रोजन का अगर 1 मोल लेते हैं, है ना, अगर हम हाइड्रोजन का 1 मोल लेते हैं, तो आपको ये बात पता है 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर, है ना, 1 ग्राम एटम होगा। सही है ना? सही बात है, 1 ग्राम एटम होगा। लेकिन अब यहाँ पर 4 ग्राम दे रखा है, इसका मतलब क्या, आपको गिवन मास दे रखा है, तो पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, है ना। देखो है ना थोड़ा सा ट्रिक इसमें, आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाना है। तो आपको गिवन मास 4 हो गया, और एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 लेके चलोगे, अगर एटम्स की बात कर रहे हैं, अभी गैस तो बोला नहीं है उसने, मैंने खाली हाइड्रोजन एटम्स बोला है यहाँ पर। तो इसका मतलब हो गया आपके लिए नंबर ऑफ मोल्स हो गए बच्चे 4। कितना हो गया, एन की वैल्यू हो गई, ठीक है ना पारस, एन की वैल्यू 4 हो गई। तो कितने ग्राम एटम्स होंगे इसके अंदर? तुरंत हो गया, बस क्या कैलकुलेट करना था, 4 ग्राम एटम्स होगा इसके अंदर। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। अभी हाइड्रोजन का किसी भी एलिमेंट के लिए पूछा जा सकता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत सारे आपको दूंगा मैं इसके ऊपर, बेस्ड मूल के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत मिल जाएंगे आपको। अगला आएगा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। देखो कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो या तो आपसे पूछा जाता है कुणाल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स बताओ, है ना, आपने देखा होगा। दो तरह के क्वेश्चंस की कैटेगरी बना लो, एक तो नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, है ना, मोल्स को कैसे निकालेंगे। दूसरा तुमने देखा होगा नंबर ऑफ एटम्स आयंस की बात करेंगे, है ना, नंबर ऑफ एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो जो ये आयंस वाले होते हैं, मॉलिक्यूल्स के होते हैं या एटम्स के होते हैं, इसमें तो मैंने आपको बहुत ही इजीली बता रखा है। जब कभी आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है बच्चे, whenever you are given with n, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, तो क्या करना है, बस आपको बच्चे क्या करना है कुणाल, एन ए यानी एवोगैड्रो नंबर से उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका ये क्वेश्चन तो कभी भी परेशान नहीं करेगा आपको। आयंस दिए हों, आयंस पूछे गए हों, मॉलिक्यूल्स पूछे गए हों या एटम्स पूछे गए हों, तीनों के लिए यही स्ट्रेटेजी है। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं उसके, और जैसे ही आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, चाहे आयंस के हो गए, मॉलिक्यूल्स के हो गए, एटम्स के हो गए, जैसे ही वो चीज निकल के आ गई एवोगैड्रो नंबर से जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। गॉट इट बच्चे, इजी है। अब हम लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैसे तो आप लोग कई बार करते हो इन क्वेश्चंस को, फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए अगर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे करेंगे। तो उसके लिए 3 तरीके हम यूज कर सकते हैं। एक तो बचपन से जो फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, ये वाला एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन, ओ सॉरी ये वाला है सेकंड वाला, ये वाला है सेकंड वाला, ये ऊपर दे दिया इन्होंने। जो मैं बात कर रहा था ये वाला फॉर्मूला जो आपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स का गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन m, गिवन मास या गिवन वेट बच्चे होता है,
कई बुक्स में गिवन वेट होता है, कई में गिवन मास होता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। वैसे बेसिकली ऑब्वियसली हम मास की बात करते हैं, लेकिन जब हम निकालते हैं तो रेशो में तो बच्चे वेट भी आ जाता है। ठीक है, चलो n इज इक्वल टू m स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब एटॉमिक मास हो गया या मोलर मास हो गया, और ऊपर जो होता है वो गिवन मास होता है। ठीक है बच्चे, ये तो आपको सबको पता है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं कुणाल? देखिए ये तो बच्चे बहुत ही इजी था, सब पता है तुम्हें। नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है कि गिवन नंबर डिवाइडेड बाय Na इफ सम नंबर ऑफ सम स्पीसीज इज गिवन। अब जैसे कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि वहां पर आपको यहाँ पर स्पीसीज का नंबर दिया होता है। अब स्पीसीज की बात क्या है बच्चे? तीन तरह की स्पीसीज हो सकती हैं मैटर की। कौन कौन सी हो सकती हैं अभी मैंने बताया। अनु कौन कौन सी हैं? आयंस हो सकती हैं। मैटर क्या हो सकता है? या तो आयन हो सकता है ना। एलिमेंट हो सकता है, तो एटम्स में उसमें मिल सकते हैं, या फिर उसमें मॉलिक्यूल मिलेंगे। तीन ही चीज का क्वेश्चन आ सकता है तीन तरीके से, आयंस का, एटम्स का, या मॉलिक्यूल्स का। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? हम्म। कभी भी आपसे पूछा जाए स्पीसीज, जैसे यहाँ पर स्पीसीज लिखा हुआ है, तो स्पीसीज का यहाँ पर मतलब क्या है? आयंस की बात हो रही है, एटम्स की हो रही है, मॉलिक्यूल्स की होती है। अगर आपको मान लो इन तीनों में से किसी का नंबर दिया हुआ है, ठीक है कुणाल, अगर आपको यहाँ पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस का नंबर दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे निकालेंगे? आपको जो भी नंबर दिया हो उससे आप क्या कर दो, एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड कर दो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको नंबर ऑफ, मान लो किसी के अंदर एटम्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में किसी सब्सटेंस के, कितने हैं? मान लो 12.044, कुछ भी हो सकता है, एक हम एज्यूम कर लेते हैं कि जी सा क्वेश्चन है, समझ लेते हैं बस। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 10⁻²2। ये आपको किसी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके अंदर। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ एटम्स एन ऑफ एटम्स यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर ऑफ एटम्स 12.044 इंटू 10⁻22 है। ठीक है, पारस क्या करना है बस आपको बच्चे, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। इसको अगर आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दो, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। कुणाल कितना आंसर आएगा इसका? ध्यान से देखो, ये तो इसका मल्टीपल है, ये तो 2 आ गया कट के, और 10⁻22 ऊपर है, 10⁻23 नीचे है, तो कितना आना चाहिए अनु? 2/10 आएगा। देखो ध्यान से, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए इसके अंदर? इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया उसने, आपको क्या दिया हुआ था? नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए थे किसी एलिमेंट के लिए। इसी तरीके से किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए जा सकते हैं कुणाल, है ना। किसी आयोनिक कंपाउंड, जैसे NaCl है, कोई आयोनिक कंपाउंड दे दिया, NaCl दे दिया, तो NaCl के अंदर आपको क्या करेगा? वहां का आयंस का नंबर दे देगा, इतने केटायन है, इतने एनायन है मान लो। ठीक है, केटायंस और एनायंस का नंबर दे दिया। आपसे अब पूछा जाएगा कि बताइए कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो आप निकाल देंगे। कैसे करना है? जो भी नंबर दे रखा है उसको एवोगैड्रो नंबर से, यानी 6.022 इंटू 10⁻20 से जस्ट डिवाइड करना है। तो एक मैंने सैंपल क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा दिया इसका। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा नीचे वाला तो आपको बता चुका हूँ, ये तो बहुत ही कॉमन है, 9 से पढ़ते आ रही है, थोड़ा सा ये भी एक कॉमन ही है, उतना ज्यादा नहीं है। और तीसरा तरीका है जो अब तक आप कम यूज करते हो। तीसरा हम तब यूज करते हैं बच्चे जब कभी हमें किसी गैस का वॉल्यूम दिया होता है और उसके साथ साथ उसका टेम्परेचर और प्रेशर भी दे रखा हो। जब किसी गैस के लिए कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा बच्चे, है ना, कहीं पर कोई गैस का क्वेश्चन दिया हो, जैसे आज हमने क्लास में भी जो क्वेश्चन कर रहे थे, तो आपने देखा हमने आइडियल गैस इक्वेशन का बहुत यूज किया वहां पर। ठीक है, स्पेशली जब हमें क्वेश्चन में कंसंट्रेशन जो है दे रखी थी, या नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, है ना, और हमें प्रेशर निकालना था, तो आपको पता है ये चीज आप कर सकते हो कि अगर किसी गैस के लिए वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो बच्चे। N इजिकल टू PV/RT, बहुत ही ईजी है। अगर R की वैल्यू रखोगे, अगर आपको यूनिट्स, देखो बच्चे यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। जो हमने, अगर प्रेशर को आप ATM में दे यूज करते हो,
प्रेशर की यूनिट अगर एटीएम यूज करते हो और वॉल्यूम के लिए लीटर यूज करते हो तो 0.0821 होती है। और यही चीज अगर आप प्रेशर को बार में रखोगे, ठीक है पारस, तो 0.083 आपको पता है जब हमने यूज किया था। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम को लीटर में और प्रेशर को बार में रखते हो, एटीएम की जगह अगर बार यूज करते हो तो 0.083 हो जाता है। थोड़ा सा फर्क होता है एटीएम और बार में, 1.03 का फैक्टर होता है आई थिंक, तो वो थोड़ा सा फर्क आता है कैलकुलेशंस के अंदर। ठीक है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली आपको वैल्यू पता होनी चाहिए आर की। 3 वैल्यू हम यूज करते हैं। ठीक है, प्रेशर की यूनिट्स के अकॉर्डिंग अगर पास्कल है तो अलग वैल्यू होगी, 3 है यहाँ पर आर की, पास्कल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर बार में प्रेशर दे रखा है तो अलग है। ठीक है, और एटीएम का ये वाली वैल्यू हो गई 0.083 और बार में होगी 0.083। ठीक है, तो ऐसे करके करेंगे, एटीएम में ये वैल्यू होगी 0.082। ठीक है, इसके अलावा बच्चे एक चीज और आपको मैंने बता रखी है, नोट्स जब क्वेश्चंस कराए थे उससे पहले ही मैंने समझा दी थी आपको कि किसी भी गैस के अंदर जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं कुणाल, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ, कितना वॉल्यूम होता है उसके अंदर, दैट इज 22.4 लीटर। किसी भी गैस का अगर आप देखें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हमेशा एक मोल जब आप उस गैस का लोगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर तो 22.4 लीटर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की भी बात बताई थी आपको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन होता है। ठीक है, और प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर हो गया आपका नॉर्मली 1 एटीएम। ठीक है, तो ये जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर जब हम लेते हैं 1 एटीएम नहीं 1 बार लेंगे हम स्टैंडर्ड पे। ठीक है, 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन जब लेते हैं तो उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं। तो उसके ऊपर हमेशा याद रखना 22.4 लीटर जो है हम लेते हैं। किसी भी गैस के एक मोल के अंदर हमेशा इतना ही वॉल्यूम देखा गया था, और दिस इज आल्सो नोन एज एवोगैड्रो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है, इसको एवोगैड्रो लॉ भी बोलते हैं। जो गैसियस लॉज है उसमें एक लॉ भी आपने पढ़ा है ना, एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ यही है कि किसी भी गैस के अंदर अगर हम देखें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का एक मोल जो होता है उसने चेक किया था उसके अंदर इतना ही नंबर ऑफ वॉल्यूम मिलेगा, इतना वॉल्यूम आपको मिलेगा 22.4 लीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर के दिए हुए हैं, कुछ मैं एक्सरसाइज भी आपको दूंगा मोल्स के ऊपर। अब आज आंसर शीट जो है मैं अभी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मोल के खाली मोल्स के ऊपर उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे। मोल कॉन्सेप्ट के नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ एटम्स वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं सारे आपको दे दूंगा। ठीक है, ये करने हैं तुम्हें इसके ऊपर। आई थिंक क्लास अगर बच्चे बंद हो जाएगी क्लास 2 मिनट में, ठीक है, तो यू हैव टू रीजॉइन। कितना टाइम हो रहा है अभी, 7:40 हो रहे हैं, तो 20 मिनट्स की क्लास और करेंगे। ठीक है, फिर ये क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चे चलो जब तक क्लास ये चल रही है उसके बाद रीजॉइन कर लेना। ठीक है अनु, तो जरा क्वेश्चंस करते हैं बच्चे, इसमें जो दिए हुए हैं मैं वो करा देता हूँ थोड़े से क्वेश्चन में, उसके बाद फिर प्रैक्टिस पेपर दे दूंगा आज। ठीक है, और पहले जो हमने दे रखे हैं वो भी करेंगे। कितने हैं अभी नोट्स इसमें एक बार देख लेता हूँ मैं, बस थोड़ा सा ही रह गया होगा। एम्पेरिकल वाला है एक, जो मैं आपको पीओएसी बता रहा था वो कहाँ गया, पीओएसी इसके अंदर है, बस थोड़ा सा वही टॉपिक रह गया है, नीचे ही दिया हुआ है। फिर यूनिट्स है सारी। चलो तो एक बार थ्योरेटिकल कर लेते हैं, क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं तो यहाँ पर ये भी समझ लेंगे। कहाँ गया, हाँ ये रहा क्वेश्चन, क्लोरोफिल का क्वेश्चन था कुछ। हाँ, क्लोरोफिल द ग्रीन मटेरियल, आपको पता है प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, सबने पढ़ा हुआ है। तो ये जो क्लोरोफिल है बच्चे उसके अंदर आपको ये दे रखा है, उस क्लोरोफिल कंपाउंड के अंदर मतलब सब्सटेंस के अंदर 3.68 परसेंटेज मैग्नीशियम होता है मास परसेंटेज के हिसाब से। तो आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स कितने होंगे उसके अंदर अगर हम किसी इस कंपाउंड का, क्लोरोफिल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बच्चे हम देखेंगे जो ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड होते हैं इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ये 12th क्लास में एक अलग से चैप्टर है उसमें भी आप पढ़ोगे। तो अभी आपको कॉम्प्लेक्स का मतलब याद रखना है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है जो कंपाउंड्स वाटर में आयोनाइज नहीं होते, देखने में लगता है कि आयोनाइजेबल है बट एक्चुअल में वाटर में आयोनाइज नहीं होते। ठीक है, कुणाल समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, दोज कंपाउंड दैट आर एक्चुअली नॉट आयोनाइजेबल इन वाटर। जब आप वाटर में डालते हो ना तो वो आयंस की फॉर्म में बच्चे ना टूटे।